Good morning students and my dear friends. Today is 20th of June 2023 Tuesday. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मिंट और बिजनेस स्टैंडर्ड की पीडीएफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर लॉगिन कर सकते हैं। बेसिक वर्जन दोनों ही न्यूज़पेपर का सबके लिए फ्री है। इसके अलावा आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। थॉट ऑफ द डे इज इफ़ यू जेन्युइनली वांट समथिंग डोंट वेट फॉर इट, टीच योरसेल्फ टू बी इम्पेशेंस। और आज के मिड पेपर के अप्रॉक्सीमेटली 7 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड के अप्रॉक्सीमेटली 15 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं। और आज के डिस्कशन में हम 13 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। इंडिगो ऑर्डर्स 500 जेट्स इन हिस्टोरिक डील। इंडिगो मीन्स इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड। तो इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड जो कि इंडिया का लार्जेस्ट एयरलाइन है, उसने वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑर्डर, एक हिस्टोरिक डील जो है वो प्लेस करी है। अप्रॉक्सीमेटली 500 जेट्स जो हैं वो एक्वायर करने जा रही है इंटर ग्लोब एविएशन। तो एयरबस से ये ऑर्डर प्लेस किया गया। अप्रॉक्सीमेटली 500 नैरो बॉडी प्लेन्स जो है वो इंडिगो खरीदेगी एयरबस से। और अभी तक की हिस्ट्री में ये सबसे बड़ा ऑर्डर है जो कि सिंगल लार्जेस्ट परचेज है किसी एविएशन या कॉमर्शियल एविएशन इंडस्ट्री में। और इस 500 जेट के ऑर्डर के बाद जो इंडिगो का टोटल ऑर्डर है वो अप्रॉक्सीमेटली 1330 जेट तक पहुंच गया है। और इस ऑर्डर के बाद इंडिगो ने टाटा ग्रुप बैक जो एआई का ऑर्डर था, जो अभी तक का सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्डर था, जिसमें टाटा बैक्ड एआई ने या एयर इंडिया ने अप्रॉक्सीमेटली 470 एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए थे एयरबस और बोइंग से। और हमने उस न्यूज़ को कवर भी किया था। तो टाटा के बाद अब इतना बड़ा ऑर्डर इंडिगो ने किया है सिंगल एयरबस कंपनी से। तो अगर रिसेंट टाइम में हम एविएशन इंडस्ट्री में देखें तो जो इंडियन कैरियर्स है, इंडियन एविएशन कंपनीज हैं, चाहे वो एयर इंडिया हो चाहे वो इंडिगो हो, दोनों ही अपनी जो फ्लीट है उसको इंक्रीज़ कर रही हैं, अपनी फ्लीट के नंबर्स को इंक्रीज़ कर रही हैं जस्ट टू meet the surge demand for air travel in India's fastest growing aviation market। और गवर्नमेंट का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है क्योंकि गवर्नमेंट भी चाह रही है कि एयर ट्रैवल को लेकर के इंडिया में जो पेनिट्रेशन है वो इंक्रीज़ हो। और रिसेंट टाइम में अगर हम देखें जो इंडियंस हैं, इंडियन कंज्यूमर्स हैं, दे आर प्रेफरिंग द एयर ट्रैवल इन ऑर्डर टू सेव देयर टाइम। और उसी पर्टिकुलर लाइन में इंटरग्लोब एविएशन ने अप्रॉक्सीमेटली 500 जो जेट हैं उनके ऑर्डर प्लेस किए। अगर बात करें तो नैरो बॉडी जो एयरबस हैं 320, फैमिली एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग एयरबस 320 नियो, एयरबस 321 नियो, एयरबस 320 XLR, जिनकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली $50 बिलियन है बेस्ड ऑन द लिस्ट प्राइस। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि जो फाइनल डील है वो थोड़ी सी लोअर हो सकती है क्योंकि कई सारे डिस्काउंट जो है वो एयरबस ऑफर कर सकती है इंटरग्लोब एविएशन को। दिस इज द बिगेस्ट डील दैट हैज़ बीन साइंड बाय एनी एविएशन कंपनी टिल टुडे। सो दिस इज द लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट ऑर्डर ग्लोबली। अभी तक कितने बड़े बड़े ऑर्डर्स जो हैं वो ग्लोबली प्लेस किए गए हैं। तो इंडिगो नंबर 1 की लिस्ट में, फॉलोड बाय एयर इंडिया जिसने रिसेंटली फरवरी में 470 जो थे फ्लीट के ऑर्डर किए थे। इसके बाद अमेरिकन एयरलाइंस ने 2011 में 460, फॉलोड बाय इंडिगो पार्टनर्स सन 2017 में 430 एंड देन इंडिगो ने फिर से 300 2019 में 300 जो जेट थे वो ऑर्डर किए थे। एंड दिस इज द इंडिगो फ्लीट साइट। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट, जिसको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। इंडिया यूएस क्लोज टू सेटलिंग 7 ट्रेड इशूज आउट ऑफ कोर्ट। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो 3 दिन की यूएसए की विजिट पर जा रहा है जो कि 21 जून से स्टार्ट होनी है। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उनकी ये विजिट बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट है, जिसमें कई सारे स्ट्रेटेजिक इश्यूज जो हैं वो डिस्कस हो सकते हैं। इसी पर्टिकुलर लाइन में रिसेंटली इंडिया और यूएस जो हैं वो एग्री हुए हैं कुछ इश्यूज़ को लेकर के। और जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो इश्यूज़ हैं वो ये हैं कि जो 7 ट्रेड इश्यूज़ जिसको लेकर के इंडिया और यूएसए के बीच में डिस्प्यूट है या जिसको लेकर के इंडिया और यूएसए के बीच में WTO में डिस्प्यूट चल रहा है, उन सारे 7 ट्रेड डिस्प्यूट को इंडिया और यूएसए एग्री कर रहे हैं आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए। और इसको लेकर के जो नेगोशिएशन है वो एडवांस स्टेज पर पहुंच चुका है। तो इंडिया एंड यूएसए आर इन एडवांस स्टेज ऑफ नेगोशिएशन फॉर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट रिलेटेड टू ट्रेड डिस्प्यूट एट WTO। और ऐसा कहा जा रहा है बहुत जल्द ही दोनों कंट्रीज जो हैं वो कंक्लूजन पर पहुंच जाएंगे। तो जो 7 जो इंपॉर्टेंट ट्रेड इश्यूज हैं जिसको लेकर के इंडिया और यूएसए डिस्प्यूट्स, इंडिया और यूएसए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में
एक दूसरे के अपोजिट खड़े हुए हैं। तो फिलहाल के लिए इन कुछ डिस्प्यूट्स को, इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट्स को आउट ऑफ कोर्ट सेटल करने की बात हो रही है। और ये डेवलपमेंट सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि ये अभी जस्ट इमीडिएटली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर उनकी विजिट से पहले ये डिस्कशन स्टार्ट हुआ है और ये रिजोल्यूशन जो है वो सुनने में आ रहा है। तो अगर ये 7 इंपॉर्टेंट ट्रेड इश्यूज़ जो हैं वो आउट ऑफ कोर्ट सेटल हो जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी जो विजिट है यूएसए की, उसके लिए एक ये ब्राइट स्पॉट होगा। तो जिसमें से अगर हम देखें जो 7 केस डिस्प्यूट हैं, 7 जो ट्रेड डिस्प्यूट हैं, इसमें से ऐसा कहा जा रहा है कि जो यूएस है वो 3 केसेस जो इंडिया के अगेंस्ट यूएसए ने WTO में फाइल किए हैं, उन 3 केसेस को यूएसए वापस लेने को तैयार है और इंडिया भी ऐसा ही करेगा। इंडिया अप्रॉक्सीमेटली जो 4 केसेस हैं उनको वापस लेगा। तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात हो रही है और एडवांस स्टेज पर ये नेगोशिएशन, ये डेलिब्रेशन, ये डिस्कशन पहुंच चुका है। तो बहुत जल्दी हमें इंडिया और यूएस के बीच में जो कई सारे ट्रेड डिस्प्यूट हैं उनमें रेजोल्यूशन देखने को मिल सकता है। अब देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स फ्रॉम मिंट। बायजूस लेज ऑफ 1000 स्टाफ इन लेटेस्ट राउंड ऑफ जॉब कट्स। तो बायजूस ने अप्रॉक्सीमेटली 1000 और एम्प्लॉयज़ को टर्मिनेट किया या उन्हें लेड ऑफ किया है और जिसके बाद बायजूस की जो टोटल वर्कफोर्स स्ट्रेंथ है वो अप्रॉक्सीमेटली 3500 तक पहुंच गई है। अगर हम मेजॉरिटी ऑफ दीज जॉब कट्स को देखें तो इसमें से जो मेजॉरिटी ऑफ दीज जॉब कट्स हैं आर गोइंग टू इम्पैक्ट द मिडिल और सीनियर एम्प्लॉयज़। लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ में बहुत ज़्यादा या लोअर लेवल पे बहुत ज़्यादा जॉब कट्स या लेड ऑफ नहीं किए गए हैं। जो एम्प्लॉयज़ निकाले जाएंगे या जिनका टर्मिनेशन होगा वो मिडिल और सीनियर एम्प्लॉयज़ होंगे एज़ पर द पीपल अवेयर अबाउट दिस मैटर। और क्यों बायजूस इन पर्टिकुलर इस अमाउंट में ले ऑफ कर रहा है? तो डेफिनेटली कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स जो है या कॉस्ट कटिंग जो मेजर है उसकी वजह से एम्प्लॉय कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करी जा रही है और एम्प्लॉय कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए जो ओवर मैनिंग है एज पर द कंपनी उसको हटाया जा रहा है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। और बिजनेस स्टैंडर्ड में मोदी की जो यूएस विजिट है उसको काफ़ी डीपली कवर किया गया या काफ़ी एम्फसाइज फॉर्म में कवर किया गया। तो इससे रिलेटेड 3-4 न्यूज़ हैं और कुछ पेज नंबर 1 पर दी हुई हैं, कुछ पेज नंबर 4 पर दी हुई हैं। तो जितने भी न्यूज़ हैं यूएस विजिट को लेकर के उन सबको हम एक कॉलम में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देख लेते हैं पहली न्यूज़ क्या है। मोदीज यूएस विजिट, इंडिया आई WTO डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जिसको अभी हमने मिनट में कवर किया है कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो अपकमिंग विजिट है यूएस में, उससे पहले दोनों ही कंट्रीज इस बात को लेकर के ईगर हैं कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में या जो कोर्ट में जो केसेस चल रहे हैं दोनों ही कंट्रीज़ के अगेंस्ट में दोनों ही कंट्रीज़ ने फाइल किए हैं, उन केसेस को रिजॉल्व किया जाए। क्योंकि अगर एक साइड हम एक बाइलेटरल ट्रेड को इम्प्रूव करने के लिए, अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए एक साइड हम फ्रेंडली मीटिंग कर रहे हैं और दूसरी साइड हम कोर्ट में लड़ रहे हैं, तो दिस डज नॉट इंडिकेट अ गुड पॉस्चर। और इसीलिए दोनों कंट्रीज ये चाह रहे हैं कि इस बार इस विजिट से पहले जो इंपॉर्टेंट ट्रेड इश्यूज़ हैं, जो WTO के डिस्प्यूट्स हैं, उनको रिजॉल्व कर लिया जाए। और अगर हम अपने प्राइम मिनिस्टर की यूएस विजिट की बात करें तो मोदी हु हैज़ विजिटेड द यूएस 7 times since 2014 एंड विल मेक हिज फर्स्ट स्टेट विजिट फ्रॉम जून 21 to 24, जो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि इंडिया और यूएसए के बीच में जो डिप्लोमेटिक टाइज़ हैं, जो स्ट्रेटेजिक टाइज़ हैं, जो इकोनॉमिक टाइज़ हैं, जो बिजनेस टाइज़ हैं, जो ट्रेड टाइज़ हैं, वो इम्प्रूव होते जा रहे हैं ईयर बाई ईयर। जो कि 2014 से लेकर के ये 7वीं बार हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो यूएसए विजिट कर रहे हैं। अब इसी के साथ एक और न्यूज़ है, उसको भी हम देख लेते हैं। यूएस शेयर इन इंडियाज एक्सपोर्ट अप डिस्पाइट डाइवर्सिफिकेशन मूव। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि इंडिया और यूएसए के बीच में जिस तरीके से बायलैटरल टाइज इंप्रूव हो रहे हैं, तो डेफिनेटली दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में बिजनेस भी इंप्रूव हो रहा है, बिजनेस भी इंक्रीज हो रहा है। तो उसी को लेकर के ये न्यूज़ है जहाँ पर ये बताया गया है कि इसके बावजूद कि इंडिया ने अपने जो एफर्ट्स हैं, अपने जो सप्लाई चेन है उसको डाइवर्सिफाई करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लिए, स्पेशली मर्केंटाइज या गुड्स के एक्सपोर्ट को लेकर, क्योंकि पैंडेमिक के ड्यूरेशन में इंडिया ही नहीं बहुत सारे अदर कंट्रीज़ ने भी ये रियलाइज़ कर लिया था कि सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडिया ने ही नहीं अदर कंट्रीज़ ने भी अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई किया। तो उसी कंटेक्स में इंडिया ने भी बहुत सारे एफर्ट्स लिए हैं मर्केंटाइज एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई करने के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी जो कंट्रीज़ की डिपेंडेंसी है ऑन यूएस फॉर इट्स आउटबाउंड शिपमेंट वो इंक्रीज हुई है ओवर द पास्ट 12 ईयर्स। अगर हम देखें तो 7% के पॉइंट से इंक्रीज देखने को मिल रहा है। जो यूएस का शेयर है इंडिया के एक्सपोर्ट में अप्रॉक्सीमेटली 17.4% तक पहुंच गया है इन फाइनेंशियल ईयर 23। And in contrast, the share of US in India's total export has continuously declined from 21.7%
in 1999 to 10.1% in 2011. और अगर हम पैंडेमिक ईयर की बात करें 2021 और 2022, द एक्सपोर्ट शेयर ऑफ यूएस वाज इवन हायर देन फाइनेंशियल ईयर 23 लेवल. And this is the infographics about share of US in India's total export year on year basis. तो 2000 अगर हम प्रीवियस डेट देखते हैं तो 1998 से लेकर के यानी 99 अगर इस फाइनेंशियल ईयर से लेकर के 2011 तक का डेटा देखें तो जो यूएस का शेयर है वो इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट में डिक्लाइन किया, लेकिन इसके बाद हमें कंटिन्यूसली इंक्रीज देखने को मिल रहा है. करंटली इंडियाज डिपेंडेंसी ऑन US for its outbound shipment has increased over the past 12 years. यानी 2011 से ये हमें कंटिन्यूसली इंक्रीज देखने को मिला. इस ड्यूरेशन में डिक्लाइन था, लेकिन इसके बाद से एक सडन डिपेंडेंसी में इंक्रीज देखने को मिला और इस समय जो टोटल शेयर है यूएसए का इंडिया का एक्सपोर्ट दैट इज 17.4. और अगर हम सेक्टोरल शेयर्स की बात करेंगे, जो सेक्टर वाइज कितना एक्सपोर्ट करते हैं हम यूएसए को, तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, प्रीशियस, सेमी प्रीशियस स्टोन्स, ड्रग्स, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स, प्रोडक्ट्स ऑफ आयरन एंड स्टील, एग्रोकेमिकल, इलेक्ट्रिक मशीनरी एंड टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट, ये हमारे की कंपोनेंट्स हैं. और फाइनेंशियल ईयर 11 से लेकर के 23 तक का कंपैरिजन दिया और हम देखें तो लगभग हर सेगमेंट में हमें एक्सपोर्ट में इंक्रीज देखने को मिल रहा है. हालांकि इंडिया ने कई बार कोशिश करी कि अपने जो एक्सपोर्ट है उसको डाइवर्सिफाई करे, लेकिन फिर भी जो इंडिया की डिपेंडेंसी है यूएस पर इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट वो इंक्रीज होती जा रही है सिंस 2011 एज पर द कॉमर्स डिपार्टमेंट डेटा. अब इसी के साथ एक और न्यूज़ है जो कि पेज नंबर 4 पर दी हुई, नेक्स्ट चैप्टर इन यूएस टाइज इन फोकस. तो इसमें भी बताया गया कि इस बार जो हमारी प्राइम मिनिस्टर की विजिट है यूएसए में वो कितनी इंपॉर्टेंट है और उसको लेकर के जो इंडियन डायस्पोरा है वो कितना एंथुसियास्टिक है. जैसा कि अभी हमने इस न्यूज़ में डिस्कस किया कि जिस तरीके से हमारा यूएस और इंडिया की जो बायलैटरल टाइज इंप्रूव हो रही है वो हमारे एक्सपोर्ट से भी रिफ्लेक्ट हो रहा है. हमारा जो एक्सपोर्ट है यूएसए में वो भी इंक्रीज होता जा रहा है. और इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में या बोल सकते हैं न्यूज़ में या कॉलम में ये कहा गया है कि जो इंडिया हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जो उनकी अपकमिंग स्टेट विजिट है यूएस पर, वो कुछ की इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक इशूज़ पर फोकस होगी. सबसे पहला जो इशूज़ है, जो डिस्प्यूट हैं इंडिया और यूएसए के बीच में, उन पर फोकस रहेगा. इसके अलावा टेक्नोलॉजी जो है वो की डिस्कशन एरिया रहेगा दोनों ही कंट्रीज़ के लिए, स्पेशली टेलीकम्युनिकेशन, स्पेस, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिफेंस. देन डिफेंस एंड ट्रेड, ये कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो यूएसए से कई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर डिस्कस कर सकते हैं. हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट डील्स भी हमें देखने को मिले. इसके बाद अगर हम देखें तो मोदी टू विजिट द इजिप्ट इंडिया यूनिट और टू मीट द इजिप्ट इंडिया यूनिट, जहाँ पर कई इंपॉर्टेंट जो बायलैटरल मीटिंग्स हैं वो भी हो सकती हैं. तो इस विजिट को, जो यूएसए की जो विजिट है, इस या स्टेट विजिट है, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं. ऐसा कहा जा रहा है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर की विजिट होगी इससे कई सारे जो बायलैटरल इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व होंगे. इसके अलावा कई सारी और डील्स में भी हमें प्रोग्रेसिव डिस्कशन देखने को मिल सकता है. हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट डील्स जो हैं वो साइन हो. रिसेंटली $3 बिलियन का जो हमने ड्रोन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वो भी सिग्निफिकेंट है. और जो 7 ट्रेड डिस्प्यूट हैं जिनको रिजॉल्व करने की बात हो रही है आउट ऑफ कोर्ट, वो भी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है. अपार्ट फ्रॉम इट, जिस तरीके से इंडिया की डिपेंडेंसी एक्सपोर्ट को लेकर के यूएसए पर इंक्रीज हो रही है, वो भी कहीं ना कहीं इंडिया और यूएस के बीच में जो बायलैटरल टाइज हैं, स्ट्रेटेजिक टाइज हैं, उनके इंप्रूवमेंट, ग्रोइंग सिग्निफिकेंस के बारे में बता रहे हैं. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ Business Standard. Backed by mobile devices, electronic up to notches to 4th place in export. अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं चैनल तो आपको पता होगा, रिसेंटली हमने इस न्यूज़ को कवर भी किया था कि इंडिया में इस बार जो मोबाइल डिवाइसेस है उनका सिग्निफिकेंट नंबर में एक्सपोर्ट हुआ. जो एक्सपोर्ट हमारा मोबाइल डिवाइसेस का है वो सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुआ है. और क्यों इंप्रूव हुआ है? बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट PLI स्कीम, जिसकी वजह से इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग जो है वो मोबाइल डिवाइसेस की वो इंक्रीज करी है. तो PLI स्कीम की वजह से हमें मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में इंक्रीज देखने को मिला, स्पेशली मोबाइल फ़ोन के केसेस में, जिसकी वजह से जो हमारा एक्सपोर्ट है वो भी इंक्रीज हुआ. तो न्यूज़ क्या है, न्यूज़ देख लेते हैं. इंडिया का जो टोटल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एक्सपोर्ट है वो जंप कर गया है फ्रॉम 6th to 4th place in the ranking in the month of April to May. तो April to
मई के बीच में जो एक्सपोर्ट का डेटा है, 2023 की बात हो रही है, अप्रैल से लेकर के मई महीने में जो एक्सपोर्ट का डेटा है, उस डेटा के अकॉर्डिंग जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट है जो पहले छठे नंबर पर था, अब वो इंक्रीज होकर के चौथे नंबर पर पहुंच गया, क्योंकि उसमें सिग्निफिकेंट इंक्रीज हमें उसमें एक्सपोर्ट में देखने को मिल रहा है। तो जो टॉप 20 कमोडिटीज़ हैं जो कि इंडिया जिसको एक्सपोर्ट करता है, उसमें अभी तक जो इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट था, जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स थे, वो छठे नंबर पे थे। एंड बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन मोबाइल डिवाइसेस एक्सपोर्ट, दिस इलेक्ट्रॉनिक गुड सेगमेंट हैज़ increased or has jumped from 6th to 4th position. So ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल को ओवरटेक करते हुए जो इलेक्ट्रॉनिक है वो नए स्लॉट यानी 4th पोजीशन पर पहुंच गया। एंड इन दिस पीरियड अगर हम देखें टोटल इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट इंडिया का, तो इंडिया का जो टोटल इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट रहा है वो $4.454 बिलियन का रहा है। अप्रॉक्सीमेटली 48% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर, जब ये जो एक्सपोर्ट था इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट ये अप्रॉक्सीमेटली $3.06 बिलियन था। तो लास्ट ईयर $3.06 बिलियन इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट था, जो कि इस बार इंक्रीज होकर के 2 महीनों में $4.54 बिलियन तक पहुंच गया, यानी 48% का इंक्रीज हमें इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट के एक्सपोर्ट में देखने को मिल रहा है। और ये जो इंक्रीज देखने को मिल रहा है दैट इज सब्सटैंशियली कॉज्ड बाय द एक्सपोर्ट ऑफ मोबाइल डिवाइसेस, जो कि $2.66 बिलियन तक इंक्रीज हुआ है। तो यानी हमने इस ड्यूरेशन में अप्रैल से लेकर के मार्च तक की ड्यूरेशन अप्रॉक्सीमेटली $2.66 बिलियन वर्थ के जो मोबाइल डिवाइसेस हैं उनको एक्सपोर्ट किया है, जो कि पूरे इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट का 58% कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं एज पर द इंडियन सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन ICEA। और अगर इसी ड्यूरेशन में हम इंडिया के टॉप 10 एक्सपोर्ट कमोडिटीज़ को देखें तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक जो है वो 8% कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है कंपेयर टू 4.58% इन द प्रीवियस ईयर। लास्ट ईयर इन्हीं जो टॉप 10 कमोडिटीज़ थे जिसको इंडिया एक्सपोर्ट करता है मीन्स बाहर बेचता है या बाहर बेचते हैं, जिसको हम सेल करते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक का जो इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट था या जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स थे वो अप्रॉक्सीमेटली 4.5% वेटेज कॉन्स्टिट्यूट करता है, जो कि अब इंक्रीज होकर के 8% हो गया, जिसकी वजह से ये 4th प्लेस पर पहुंच गया है। एंड दैट इज सिंपली रिफ्लेक्टिंग इट्स ग्रोइंग इंपॉर्टेंस इन इंडियाज एक्सपोर्ट मार्केट बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट measures that has been taken through PLI scheme. So this is the export of commodities: engineering goods, petroleum products, gems and jewelries, electronic goods, organic, inorganic chemicals, drugs and pharma. तो अप्रैल से लेकर के मई 22 और अप्रैल से लेकर के मई 2023 का डेटा है, कंपैरेटिव डेटा है, यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट, किसमें कितना इंक्रीज हुआ है, कितने कितना डिक्रीज हुआ है, परसेंटेज चेंज यहाँ पर दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, बट हाँ यस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि इंडिया का जो मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट है उसका एक्सपोर्ट कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ सर्टन मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। ₹2 ट्रिलियन आउटफ्लोज इनसाइड VRR ऑक्शन सेल थ्रू। कल की न्यूज़ में हमने डिस्कस किया था कि लिक्विडिटी क्राइसिस की सिचुएशन देखने को मिल सकती है। किस लिए देखने को मिल सकती है? बिकॉज ऑफ द एडवांस टैक्स पेमेंट एंड GST टैक्स पेमेंट। कल की न्यूज़ में ही हमने डिस्कस किया था। अगर आपने कल की न्यूज़ नहीं देखी है तो आप उसको जाकर के देख सकते हैं इस न्यूज़ को। तो इसी ड्यूरेशन में हमने ये भी डिस्कस किया था इसी न्यूज़ में कि बिकॉज ऑफ दीज टू फैक्टर्स, बिकॉज ऑफ दीज टू एडवांस पेमेंट्स, इंडियन बैंकिंग सेक्टर में, इंडियन मार्केट में लिक्विडिटी क्राइसिस की सिचुएशन देखने को मिल सकती है और इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मार्केट में एक सफिशिएंट लिक्विडिटी पंप करनी पड़ेगी। और उसी कंटेक्स्ट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 4-day वेरिएबल रेपो रेट VRR ऑक्शन जो था वो इनिशिएट किया था और इस पर्टिकुलर VRR ऑक्शन में RBI ने एक फर्म डिमांड जो है विटनेस करी फ्रॉम मार्केट पार्टिसिपेशन। तो अप्रॉक्सीमेटली 75,000 करोड़ का VRR ऑक्शन जो था वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था, जिसमें RBI ने अप्रॉक्सीमेटली 75,695 करोड़ की टोटल बिड रिसीव करी है। क्यों RBI ने VRR ऑक्शन किया? हमने कल डिस्कस किया था कि RBI एंटिसिपेट कर रही है लिक्विडिटी क्राइसिस होगी तो मार्केट में लिक्विडिटी पंप करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से GST आउटफ्लो हो रहा है, एडवांस टैक्स पेमेंट हो रहा है, जून के लास्ट तक ये होता ही रहेगा, जिसकी वजह से मार्केट में लिक्विडिटी क्रंच ना हो। ऐसा ना हो कि जो कैश है, जो लिक्विडिटी हो मार्केट में अवेलेबल ना हो, जिसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और लोन जो है, जो क्रेडिट ग्रोथ है वो प्रॉपरली ना हो सके। एंड दैट इज़ वाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ गॉन फॉर दिस 4-day वेरिएबल रेपो रेट ऑक्शन। 75,000 करोड़ का रेपो रेट ऑक्शन किया था, जिसमें से जो
बिड रिसीव हुई उससे ज़्यादा अमाउंट की रिसीव हुई, तो कहीं ना कहीं सिग्निफाई कर रहा है कि येस मार्केट में अभी फिलहाल के लिए लिक्विडिटी क्रंच है, और जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो लिक्विडिटी को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने प्रॉपरली बोल सकते हैं इंथुजियास्टिकली इस पर्टिकुलर VRR ऑक्शन में पार्टिसिपेट किया है। सो सेंट्रल बैंक कंडक्टेड वेरिएबल रेपो रेट ऑक्शन आफ्टर द मंथ लास्ट VRR ऑक्शन वाज कंडक्टेड इन May 19। तो May 19 में इससे पहले VRR ऑक्शन हुआ था, और इसके बाद अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये ऑक्शन किया है। अब देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। 500 इंडिगो प्लेसेस वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट ऑर्डर, ये न्यूज़ हम मिनट में कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लिप देख लेते हैं। टोटल PEVC फंडिंग इन May फॉल्स 44% टू $3.5 billion। तो प्राइवेट इक्विटी, PE स्टैंड्स फॉर प्राइवेट इक्विटी, VC स्टैंड्स फॉर वेंचर कैपिटलिस्ट। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए व्हाट इज दिस वेंचर कैपिटलिस्ट। ये वेंचर कैपिटलिस्ट और प्राइवेट इक्विटी होते क्या हैं। अब बात कर लेते हैं न्यूज़ क्या है। न्यूज़ ये है कि जो इन्वेस्टमेंट है, जो PE और VC फंड्स के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट आता है इंडिया में, वो मई के मंथ में फॉल हुआ है। तो ओवरऑल डेक्लाइन अप्रॉक्सीमेटली 44% का देखने को मिल रहा है इन द मंथ ऑफ मई। अप्रॉक्सीमेटली $3.5 बिलियन का जो प्राइवेट इक्विटी है, वेंचर कैपिटल है, वो देखने को मिला इन द मंथ ऑफ मई, जो कि 44% से डिक्लाइन हुआ है। किसकी रिपोर्ट है? अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय इंडस्ट्री लॉबी IVCA एंड कंसल्टेंसी फर्म EY। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मई के मंथ में डिक्लाइन है, अप्रैल के मंथ में भी हमें प्राइवेट कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल फंड में डिक्लाइन देखने को मिला था। डिस्पाइट अ रिकवरी ऑफ शॉर्ट ऑफ बीइंग सीन इन टेक सेक्टर इंडाइसेस, सम ऑफ द लार्ज ग्लोबल टेक नेम्स and sentiments in India for tech sector investment has been luxurious, and fundraising by Indian startups has been sluggish, and because of these tech firms there has been the decline in PE and VC sector। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। WTO preparatory meet to set stage for successful MCA। So in run up to 13 ministerial conference, जिसको हम MC13 बोलते हैं, कि इसकी WTO की जो कॉन्फ्रेंस जो कि फरवरी में शेड्यूल है, उसके लिए जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, उसके लिए जो प्रिपरेशंस हैं, जो मेंबर नेशंस हैं, दे आर गेयरिंग अप फॉर द प्रिपरेटरी मीट इन जेनेवा फॉर कंसेंसस ऑन एजेंडा, पीपल अवेयर अबाउट दिस मैटर। तो कई सारे जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो फिलहाल के लिए इस MC13 में जो एजेंडाज डिस्कस किए जाएंगे उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस पर कंसेंसस बनाने की कोशिश करेंगे कि किन किन एजेंडाज को इस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में किस किस इंपॉर्टेंट एजेंडा को कवर किया जाए। दिस विल बी द 2-day मीटिंग स्टार्टिंग फ्रॉम October 23, and it will attempt to transform the view of WTO is losing relevance and is failing its mission। जैसा कि पैंडेमिक की ड्यूरेशन में कई सारे जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके कंटेक्स्ट में कहा गया था, सिर्फ WTO के कंटेक्स्ट में नहीं, अगर हम देखें तो पैंडेमिक और रशिया यूक्रेन क्राइसिस, जो ये उस पर्टिकुलर इन दो इवेंट के बाद से कहा गया है कि जितने भी मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्पेशली WTO, IMF, UN, ये अपना जो रेलिवेंस है ये खो रहे हैं और जो इनका मिशन है उसको अचीव नहीं कर पा रहे। सो दिस पर्टिकुलर मीटिंग दैट इज गोइंग टू बी हेल्ड इन जेनेवा फॉर कंसेंसस ऑन द एजेंडा विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इन फरवरी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। ₹2K नोट्स मूव कैन टेक फाइनेंशियल ईयर 24 ग्रोथ पास्ट 6.5% SBI रिपोर्ट। तो SBI में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक एनालिटिकल या एक फोरकास्टिंग रिपोर्ट पब्लिश करी है और उसके अकॉर्डिंग जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डिसीजन रहा है 2000 नोट की करेंसी को विड्रॉ करने का, इसका इम्पैक्ट हमें इंडिया की जो फाइनेंशियल ईयर 24 की जो GDP ग्रोथ है उस पर देखने को मिलेगा। So as per the SBI report, the decisions to withdraw 2000 currency notes and response to it so far suggest that move can help to boost the financial year 24 GDP growth to beyond 6.5% estimated by Reserve Bank of India, said this SBI report। तो बेस जनरली होता क्या है, जब भी डिमोनेटाइजेशन होता है हम ये एंटिसिपेट करते हैं कि जो GDP है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगी, लेकिन SBI की रिपोर्ट में कहा गया कि जो 2000 नोट का जो विड्रॉल किया है RBI ने, उसका इम्पैक्ट हमें इंडिया की ग्रोथ पे पॉजिटिवली देखने को मिलेगा। जो इंडिया की जो GDP ग्रोथ है वो RBI की जो एस्टिमेशन है 6.5% उससे ज़्यादा रहेगी, ऐसा SBI की रिपोर्ट में कहा गया है, एंटिसिपेट किया गया है। क्योंकि रिसेंटली अगर हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इन्फॉर्मेशन को देखें तो RBI के अकॉर्डिंग हाफ ऑफ द करेंसी नोट्स इन द डिनोमिनेशन हैव रिटर्न बैक विद अप्रॉक्सीमेटली 85% ऑफ कमिंग बैक एज अ डिपॉजिट। इसमें से 85% जो है वो डिपॉजिट हो रहा है, एक्सचेंज नहीं हो रहा है। रिमेनिंग 15% हैज़ बीन एक्सचेंज एट बैंक काउंटर। तो जो 50% रिटर्न आए हैं उसमें से 85% जो है वो डिपॉजिट हुए हैं
एक्सचेंज नहीं हुए, एक्सचेंज केवल 15% तक हुए। तो उसी के डेटा के बेसिस पर एसबीआई ने कहा है कि जो कंजप्शन है वो कंजप्शन कैन गेट 55K crore boost बिकॉज ऑफ दिस मूव। तो आज एसबीआई का कहना है कि इसी पर्टिकुलर विड्रॉल की वजह से इस पर्टिकुलर जो एक्सचेंज जो है अप्रॉक्सीमेटली 55,000 करोड़ जो कंजप्शन बूस्ट है वो देखने को मिलेगा, जिसका हमें इम्पैक्ट जीडीपी पर पॉजिटिव फॉर्म में देखने को मिल सकता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। HC stays RBI circular on fraudulent accounts। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने इंटरिम स्टे लगा दिया है। किस पर इंटरिम स्टे लगा दिया है? ऑन इफेक्ट ऑफ मास्टर सर्कुलेशन इशू बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया that permits the bank to declare any account as fraud account without the hearing। तो रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर जो था वो जारी किया था, और उस सर्कुलर ने बोला था कि अगर बैंक्स चाहें तो वो यूनिलैटरली किसी भी अकाउंट को फ्रॉड अकाउंट डिक्लेयर कर सकते हैं विदाउट टेकिंग द व्यू ऑफ द अकाउंट होल्डर। इसी पर्टिकुलर सर्कुलर को लेकर के बॉम्बे हाई कोर्ट ने इंटरिम स्टे लगा दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इस सर्कुलर को लेकर के। तो प्रॉब्ली इस सर्कुलर के बाद जो भी रिसेंटली कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट को लेकर के जो सर्कुलर आया है उस पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। जो कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट को लेकर जो गाइडलाइंस आरबीआई ने पब्लिश करी उस पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो लेट अस सी व्हाट डिसीजन व्हाट एक्शन आरबीआई विल टेक। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।